तो हम लोग जो है लास्ट क्लास में बात की मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेट के बारे में, जिसमें हम लोग ने स्टडी किया पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। उसके बाद जो है हम लोग बात की इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। उसके बाद हम लोग बात की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है होता क्या है? अभी तक जो है हम लोग बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमारा, हम लोग ने क्या किया, सोर्स कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो किया, ये करंट फ्लो करता है, ओके। अब करंट फ्लो करने के बाद जो है ऑफकोर्स पहला मशीन में ये मंत्र है, when there is current carrying conductor, then there must be magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ओके। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है राइट हैंड से आप इस तरह से ले सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ तो सबसे पहले होता क्या है, जैसे ही आपने सोर्स लगाया तो जैसा सोर्स आप लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका करंट आएगा, ओके। करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एमएमएफ आएगा, एमएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, ओके, NI/L। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आएगा, BH। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है फाई आएगा, BA cos थीटा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिंकेज आएगा, N दिस वन। अब सोचो अगर ये करंट का नेचर जो है कांस्टेंट है तो ये सारा वैल्यू कांस्टेंट, ओके। यानी कि कांस्टेंट यानी कि डीसी अगर हुआ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है एमएमएफ भी डीसी हो गया, ये भी डीसी हो गया, ये भी डीसी हो गया, यानी कि डीसी हुआ। यानी कि फ्लक्स हमारा क्या होगा, स्टेशनरी होगा। स्टेशनरी यानी कि जो चेंज नहीं हो रहा है विद द टाइम, रोटेटिंग हो रहा है विद द टाइम, ओके। लेकिन अगर करंट का नेचर अल्टरनेटिंग होगा, ओके, जब सोर्स अल्टरनेटिंग होगा तो ये भी हमारा जो है एमएमएफ भी अल्टरनेटिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अल्टरनेटिंग, फ्लक्स डेंसिटी अल्टरनेटिंग, फ्लक्स अल्टरनेटिंग, फ्लक्स लिंकेज अल्टरनेटिंग, ओके। तब यहाँ पे इसके बाद एग्जिस्टेंस होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। फैराडे लॉ जो है वो दो लॉ है, ओके। फैराडे ने दो लॉ दिया है। एक फर्स्ट लॉ कहता क्या है, सिंपल, व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और मैग्नेटिक फ्लक्स, कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। तब वहां पे कहता क्या है कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब सोचो कि करंट हमारा अगर साइनोसाइडल है, वोल्टेज अगर साइनोसाइडल है तो ये भी साइनोसाइडल, यानी कि ये जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। तो एमएमएफ भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, एच भी चेंज होगा, बी भी चेंज होगा, फाई भी चेंज होगा, लैम्डा भी चेंज होगा। यानी कि देयर मस्ट बी डी लैम्डा बाई डी टी, यानी कि देयर इज द रेट ऑफ, यानी कि अगर ये कांस्टेंट होता तब डी लैम्डा बाई डी टी क्या, जीरो। कब, जब लैम्डा हमारा कांस्टेंट होता तो, यानी कि स्टेशनरी होता तो। लेकिन अगर लैम्डा जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो डी लैम्डा बाई डी टी का जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तब उस कंडीशन में फैराडे लॉ, फैराडे, जॉन माइकल फैराडे ने कहा है क्या कि व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन
देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहला लॉ सिर्फ ये बताता है कि जब कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेज आ रहा है, देन वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये पहला लॉ था, है ना। दूसरा लॉ बताता है इसके मैग्नीट्यूड के बारे में। किसके मैग्नीट्यूड के बारे में? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ इंड्यूस को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओके, पहला लॉ सिर्फ ये बताया कि वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना मैग्नीट्यूड होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, पोलैरिटी क्या होगा, ओके, इन्होंने नहीं बताया। सेकेंड लॉ में इन्होंने इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। ओके, यानी कि ये कहते क्या है सेकेंड लॉ में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन एज directly proportional to the rate of change in flux linkage, this one. ओके, यानी कि डी लैम्डा बाई डी टी। अब जब एसआई यूनिट में लिखते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस का मैग्नीट्यूड जो होता है डी लैम्डा बाई डी टी होता है। यानी कि हम इसको जो है ईएमएफ इंड्यूस को जो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ब्रेक करेंगे तो डी लैम्डा बाई डी टी, जहाँ पे के का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा एसआई यूनिट। ओके, नाउ ओके, नाउ अब ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब सोचो लैम्डा हमारा ये अब मैग्नीट्यूड मिल गया, है ना। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने कहा, ओके, कि ऐसा होता है कि फर्स्ट लॉ जो है वो बता रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तब। दूसरा लॉ कहता है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है उसके रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। गॉट इट? ये सेकेंड लॉ का। बट कहीं भी इन्होंने फिर पोलैरिटी के बारे में या ईएमएफ इंड्यूस के डायरेक्शन के बारे में नहीं कहा। ओके, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस अब कहीं होगा। सोचो अगर ये एक हमारा कॉइल है, इसके क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो पोलैरिटी प्लस माइनस इधर होगा या इधर होगा, इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा। ओके, तो इसके बारे में कौन कह रहा है? इसके बारे में कह रहा है लेंज लॉ। ओके, देन हम लोग जो है लेंज लॉ का बात करेंगे। लेंज लॉ कहता क्या है? लेंज लॉ ओनली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। हम लोग यहाँ पे इंड्यूस बात कर रहे हैं। इंड्यूस मतलब कि प्रोड्यूस होना, बट देयर इज डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ इंड्यूस और प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब कहीं भी प्रोडक्शन हो जाना, एक नया कुछ भी, है ना, किसी के चलते। ओके, बट इंड्यूस हमेशा मीनिंग ये होता है कि वो किसी के चलते प्रोड्यूस हो रहा है और वो उसको ओपोज करेगा। ओके, इंड्यूस मतलब यही हुआ कि अगर कहीं भी कुछ भी पैरामीटर अगर प्रोड्यूस हुआ, ओके, डेवलप किया, तो वो उसी को ओपोज करेगा जिसके चलते वो क्या हुआ, प्रोड्यूस किया। ओके, तो लेंज लॉ भी यही करता है। लेंज लॉ इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। करंट क्यों? क्योंकि कहीं भी अगर वोल्टेज इंड्यूस हुआ और वो अगर सर्किट कंप्लीट है, देन देयर मस्ट बी करंट। तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा जब इधर प्लस रहेगा, करंट का डायरेक्शन इधर होगा जब इधर प्लस होगा, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो वो पोलैरिटी, वोल्टेज का पोलैरिटी कौन देगा या करंट का डायरेक्शन कौन देगा, वो लेंज लॉ कहता है। लेंज लॉ कहता है ना, कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ओके, एंड ये कहता क्या है कि जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ, ओके, ये उसी को ओपोज करेगा, यानी कि इट ओपोजेज द कॉज ड्यू टू विच इट इज डेवलप्ड। गॉट इट? ये जिसके चलते भी आपका जो है प्रोड्यूस हुआ है वो उसी को ओपोज करेगा। ओके, तो फैराडे लॉ के कारण जो है मैग्नीट्यूड आ गया। लेंज लॉ के कारण जो है डायरेक्शन के कारण जो है, अगर हम इसको फाइनली लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके, तब हम लोग यहाँ पे देखते क्या है फाइनली कि ईएमएफ इंड्यूस जो है होता क्या है,
EMF इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी लैम्डा बाई डी टी, जहां पे निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है लेंज लॉ, यानी कि ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि EMF इंड्यूस जिसके चलते हुए प्रोड्यूस हुआ है वो उसी को क्या करेगा, ओपोज करेगा। दिस इज द इंड्यूस्ड EMF। गॉट इट। अब फाइनल हमारा हो गया इंड्यूस्ड EMF का कहानी। ओके, फाइनल यानी कि मैग्नीट्यूड, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। ओके, और पोलैरिटी जो है लेंज लॉ दिया। जब दोनों को कंबाइंड करते हैं तब फाइनली हम लोग कहीं भी EMF इंड्यूस को ऑब्टेन करते हैं। ओके, अब ये EMF इंड्यूस आ गया हमारा। इसमें इसको अगर हम लोग एलेबोरेट करें, अगर हम इसको और विस्तार से जाने तो सोचो लैम्डा इक्वल टू एन फाइव। ओके, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इन बी ए कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और अगर हम लोग डीपली जाते हैं, तभी तक हम लोग फैराडे लॉ में ये पढ़ रहे थे व्हेन देयर इज रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। तो अगर हम लोग डीप में जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला होता है एन फाई, यानी कि अगर एन चेंज हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, या फाई चेंज हो गया तब भी EMF इंड्यूस होगा। और डीप में जाते हैं तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहां पे थीटा किसके बीच का एंगल है, बी और ए के बीच का एंगल। यानी कि ये कह क्या रहा है कि ये चारों में से कोई भी एक पैरामीटर अगर चेंज हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF। गॉट इट। देन देयर विल बी एन इंड्यूस्ड EMF। तो आप इसको जो है अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो माइनस, ओके, बी कॉस थीटा, अगर तीनों पैरामीटर कांस्टेंट है तो dn बाई dt। ओके, फिर माइनस, अब हमारा जो है एन ए कॉस थीटा अगर कांस्टेंट है देन dv बाई dt। ओके, उसके बाद फिर माइनस एन बी कॉस थीटा अगर कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी। ओके, उसके बाद अगर एन बी ए कांस्टेंट है तो डी कॉस थीटा बाई डी। क्लियर। ये हमारा जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ओके, और लेंज लॉ, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे फाइनली जो है जब लिखेंगे माइनस बी ए कॉस थीटा डी एन बाई डी टी माइनस एन ए कॉस थीटा डी वी बाई डी टी माइनस एन बी कॉस थीटा डी ए डी टी। कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस एन बी ए साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, यानी कि ओमेगा। ऑफकोर्स ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, है ना, दिस वन। तो ये फाइनल कंक्लूजन है हमारा। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे EMF इंड्यूस ये हो रहा है। आप सोचो कोई भी एक पैरामीटर मान लेते हैं एन वैरी किया, बाकी सब कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी का वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो। ओके, तो ठीक उसी तरह सारे पैरामीटर को देख सकते हैं और उससे हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर हमारा जो है एन बी ए ये जो है एन ए कॉस थीटा अगर हमारा कांस्टेंट हुआ, एन ए कॉस थीटा, ओके, तो देखो ये टर्म होगा, बाकी सब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। क्लियर। तो ये हमारा था फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ। इन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ओके, हम लोग इसके बाद जो बात करते हैं EMF इंड्यूस हो गया। अभी हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में हैं तो बात करते हैं रिलक्टेंस।
जिसको स्टाइलिश आर से या एस से डिनोट करते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग जो है सारे पैरामीटर को देखे। रिलक्टेंस क्या है? दैट्स अ वेरी सिमिलर टू द रेसिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, वेरी सिमिलर। ओके, अगर आप देखेंगे इसको तो पता चलेगा कि ये जो है जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, उसी तरह ये मैग्नेटिक सर्किट में जो है रिलक्टेंस है। ओके, तो मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं लाइक द रेसिस्टेंस। लाइक द रेसिस्टेंस, जिस तरह से रेसिस्टेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं, रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर और इलेक्ट्रिक मटेरियल व्हिच ओपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसको ये क्या करेगा? ओपोज करेगा। तो उसको ये ओपोज करेगा, तो उसी का ये प्रॉपर्टी है। तो ठीक उसी तरह जो है हमारा रिलक्टेंस भी जो है मैग्नेटिक सर्किट में क्या फ्लो करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को ओपोज करेगा। ओके, यानी कि अगर हम लोग एनालॉजी बात करें यहाँ पे, एनालॉजी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें वर्क करता है वही इसमें मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है। ओके, क्लियर है? नो, इसमें करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है। यानी कि आपका आई जो है जैसा बिहेव करता है वैसा फाई बिहेव करेगा, है ना। देन हम लोग बोल सकते हैं कि रिलक्टेंस इज डिफाइंड एज द opposition offered by a magnetic material or magnetic circuit, okay, for the establishment of magnetic flux। जब कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल में, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो हमारा, अगर उस मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स अगर एस्टेब्लिश होता है, तो उस कंडीशन में ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है, ये मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है ना, ये जो अपोज करता है उसी ओपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं? रिलक्टेंस। जैसे कोई भी हमारा सर्किट हो तो हम लोग रेसिस्टेंस बना लेते हैं, ओके, और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो ठीक इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी काम करते हैं। तो रिलक्टेंस यानी कि विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको याद होगा रेसिस्टेंस जो है ऑलवेज, या इलेक्ट्रिक करंट जो है ऑलवेज फॉलो द लो रेसिस्टेंस पाथ। ठीक उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है हमेशा फॉलो करता है लो रिलक्टेंस पाथ को। क्लियर? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइक द इलेक्ट्रिक सर्किट रेसिस्टेंस जैसे प्ले करता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में जो है रिलक्टेंस फ्लो करता है। नो, हम लोग जानते हैं आर इक्वल टू रो एल वाई ए। ओके, रो एल वाई ए, जिसको हम लोग ये भी लिखते हैं एल वाई सिग्मा ए। कोई भी सर्किट है जिसमें जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा? नहीं। ओके, तो जितना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, जितना कम रेसिस्टेंस हुआ, ओके, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा कंडक्टिविटी हुआ उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। तो ठीक उसी तरह रिलक्टेंस का भी होता है एल वाई म्यू ए। ऑफकोर्स जितना ज्यादा परम्यूबिलिटी होगा उतना कम रिलक्टेंस होगा। और आपको याद होगा फाई का रिलेशन म्यू से डायरेक्ट है। कैसे? तो सोचो, फाई इक्वल टू होता है क्या? फाई इक्वल टू होता है बी इंटू ए, और बी इक्वल टू क्या होता है? म्यू एच। यानी कि फाई इक्वल टू म्यू एच इंटू ए। तो म्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो म्यू जितना ज्यादा उतना ज्यादा फ्लक्स, म्यू जितना ज्यादा उतना कम रिलक्टेंस, यानी कि जितना कम रिलक्टेंस होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो करंट होता है आई इक्वल टू वी बाई आर।
भी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आर रेजिस्टेंस और ये करंट। उसी तरह हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकालते हैं, फाई इक्वल टू जो होता है एमएमएफ बाई रिलक्टेंस, यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम कर रहा है ओके, वही यहाँ पे मैग्नेटिक पोटेंशियल काम करेगा। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम लोग एमएमएफ भी कहते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे ईएमएफ लिख सकते हैं पोटेंशियल या वोल्टेज को, उसी तरह हम लोग यहाँ पे एमएमएफ लिखते हैं। ओके, देन जैसे ही वोल्टेज दिया हुआ है, अगर रेसिस्टेंस कम करंट ज्यादा। ओके, ठीक उसी तरह जो है एमएमएफ दिया हुआ है तो रिलक्टेंस कम तो फ्लक्स ज्यादा। क्लियर? तब हम इसको प्रूव करते हैं इस रिलेशन को। ओके, ये फॉर्मूला याद रखेंगे ऑलवेज। रिलक्टेंस एल हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एल, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और म्यू हो गया इसका परमेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है रिलक्टेंस आपका वैरी करता है। गॉट इट? तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रिलक्टेंस का फॉर्मूला जो है R इक्वल टू एल बाई म्यू ए, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जब दोनों को कंबाइंड करेंगे एल बाई ए, जब प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करेंगे एल बाई म्यू, जिसको आपको 100% याद रखना है। ओके, नाउ अब हम लोग इसमें जो रिलेशन अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये रिलेशन आता है, फाई इक्वल टू एम एम बाई आर देन सी। अब सोचो, फाई इक्वल टू हो गया ये, एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू होता है एम एम एफ पर यूनिट लेंथ, एम एम एफ यानी कि एन आई वाई एल। ओके, तो फाई इक्वल टू क्या हो गया, म्यू ये एम एम एफ इंटू ए बाई एल। तो फाई इक्वल टू एम एम एफ डिवाइडेड बाई एल बाई म्यू ए। म्यू ए को नीचे ले आए, और ये क्या है हमारा, ये रिलक्टेंस है, यानी कि फाई इक्वल टू एम एम एफ बाई रिलक्टेंस। क्लियर? याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन्स और एनी मैग्नेटिक सर्किट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सिंपल हम लोग ने देखा कि यहाँ पे रिलक्टेंस का फार्मूला क्या हो रहा है और मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या हो रहा है ना। तब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे अगर एमएमएफ दिया हुआ है यानी कि कांस्टेंट है, देन फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस क्या होता है, एल बाई म्यू ए, यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल बाई म्यू ए, यानी कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू ए बाई एल। यानी कि ये तीन पैरामीटर है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स वैरी करेगा। अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर मैग्नेटिक मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तब फ्लक्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मटेरियल का लेंथ कम होगा तो फ्लक्स ज्यादा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अब यहाँ पे रिलक्टेंस का अगर यूनिट हम लोग बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, तो रिलक्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं एमएमएफ बाई फ्लक्स। ओके, एमएमएफ क्या हुआ, एम्पियर टर्न्स पर मीटर, और ये क्या हुआ, फ्लक्स वेबर। तो हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर टर्न वेबर मीटर, ये यूनिट हुआ। अगर आप इससे निकालना चाहें यूनिट, इससे ओके, तो एल हो गया मीटर, और परमेबिलिटी का यूनिट हो गया हेनरी पर मीटर, और ये मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट क्या हो गया, 1 बाई हेनरी, यानी कि पर हेनरी। तो रिलक्टेंस का यूनिट जो है पर हेनरी भी होता है। ओके, और एम्पियर टर्न्स बीवर पर मीटर, बीवर मीटर या एम्पियर पर बेवर मीटर, कुछ भी आप बोल सकते हो। आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आई थिंक नो प्रॉब्लम इन रिगार्डिंग दिस। एनालॉगी बिहेवियर में आप यहाँ पे अब सोचो, कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी दोनों सेम प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे कंडक्टिविटी, यहाँ पे परमेबिलिटी। ओके, करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स,
तो फाइव आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो उसी तरह जो है आई बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जैसे प्ले करेगा वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्ले करेगा। ओके, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। तो हम लोग जो फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, है ना। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट में फिर से भी अब ज्वाइन करेंगे।